गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं अध्याय 5 की, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नानाजी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बन जाते हैं? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। 50 वर्ष क्यों? क्योंकि आजाद हुए थे 1947 के अंदर। पुस्तक लिखी गई होगी 2007 के अंदर, तो लगभग 50 साल हो गए हम चुनाव के माध्यम से अपने शासक का चुनाव करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसी ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अश्वमेध किस प्रकार से होता था? तो अश्वमेध यज्ञ तो होता था, यज्ञ में आहुति लगती थी, लेकिन एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। वह घोड़ा जिस क्षेत्र के अंदर विचरण करता था, बिना रोक टोक के यदि विचरण करके आ गया तो वह क्षेत्र उस राजा का माना जाता था। किसी अन्य राजा ने यदि उस घोड़े को रोका तो उससे युद्ध करना पड़ता था। युद्ध के अंदर जो जीतता था वह क्षेत्र उसका हो जाता था। और संभवतः जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता था वही जीतता था, क्योंकि कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो उसे अपनी शक्ति का पता है कि अन्य राज्य को जीत सकता है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का साथ ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, क्योंकि युद्ध के मैदान के अंदर राजा ने क्या-क्या किया यह केवल उसका सारथी बताता था, क्योंकि राजा पीछे बैठा-बैठा युद्ध लड़ता था और सारथी उसे देखा करता था, किस प्रकार से युद्ध लड़ रहा है। इसलिए एक सारथी ही था जो राजा की विजयों और उसके अन्य गुणों का गान कर सकता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ-साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ये विष या वैश्य इसका मतलब था जन, लोग होते थे, वे उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। कुछ में किया जाता होगा, लेकिन अधिकतर अनुष्ठानों के अंदर उन शूद्रों को यज्ञ के अंदर शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन-कौन से वर्ग शामिल थे? पेशे के वर्ग के आधार पर वहाँ पे कुमार भी शामिल होंगे, वहाँ पर खाती भी शामिल होते होंगे, सैनिक को सँभालने वाले सेनानायक शामिल होते होंगे। यज्ञ में होने वालों की सूची बनाओ, तो ये इसी प्रकार से सूची है। वर्ण क्या है? इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। ऋग्वेद जिस काल में रचा गया था उसे ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल कहा जाता है, जबकि ऋग्वेद के बाद जो रचे गए थे उन्हें कहा जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इसके अंतर्गत सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल होते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिनके अंदर वेदों की संख्या 4 है, जिनमें पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। उसके अलावा जो कि वैदिक काल में रचा गया था, उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में रचने वाले सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है
तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित हैं, अर्थात इस समय तक जो कार्य होते थे, वो वर्ण के हिसाब से तय होते थे। जिसका जो वर्ण होगा, उसी प्रकार से कार्य किया जाएगा। लेकिन इससे पहले किस प्रकार से तय होते थे, तो काम के आधार पर वर्ण तय होते थे और अब व्यवस्था बदल चुकी थी। अब वर्ण के आधार पर काम तय होने लगी। पहली वाली व्यवस्था अधिक अच्छी थी क्योंकि एक ही घर के अंदर कई प्रकार के वर्ण रहते थे। बाल काटने वाला रहता था तो उसे नाई कहा जाता था, लोहे का काम करने वाला था तो उसे लोहार कहा जाता था, व्यापारी था तो उसे वैश्य कहा जाता था, सेना नायक था तो उसे सैनिक कहा जाता था। एक ही घर में कई प्रकार के वर्ण रहते थे, लेकिन अब होता था कि एक जिस वर्ण का है वही काम करेगा। यदि नाई के घर में पैदा हुआ है तो उसे बाल काटेगा। तो ये पुरोहितों के द्वारा व्यवस्था चली की गई, जिसे हम कहते हैं जाति व्यवस्था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनके काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था। उनके लिए उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। महिलाएं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार ही नहीं था। यानी जो सबसे दयनीय स्थिति थी, वह थी 2 लोगों की। एक थे शूद्र, दूसरी थी महिलाएं। दूसरी महिलाएं थी। महिलाओं को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। सबसे ऊपर जो वर्ण था, वह था पुरोहित। उसे यज्ञ करने का अधिकार था। इसके बाद में आते थे क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य। क्षत्रिय से थे, इन्हें यज्ञ में शामिल होने का अधिकार था तथा नीचे नीचे आते थे शूद्र। इस प्रकार से समाज 4 वर्गों में विभाजित हो गया: पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में महिलाओं को भी शामिल किया जाता था। क्षत्रिय और वैश्य होते थे, ये रक्षा करने का कार्य करते थे। ये कृषि, पशुपालन और व्यापार करने का काम करते थे। पुरोहित होते थे, यज्ञ संपन्न करवाते थे। शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, अर्थात जाति व्यवस्था का जन्म हो चुका था, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि जो वर्ण है उनका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। नाई के घर पैदा होने वाला नाई होगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। उत्तर पूर्व ये भारत है, तो भारत का उत्तर पूर्वी ये इलाका है, क्योंकि यहाँ पे लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, ना उन्हें वेदों का ज्ञान था, ना वहाँ पर पुरोहितों को अधिक सम्मान मिलता था, अर्थात पुरोहितों की बातों का सही पालन नहीं किया जाता था, अर्थात वहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? वर्ण व्यवस्था का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें व्यवस्था अच्छी नहीं लगती थी। लोग एक ही काम में बंधकर रह जाते थे तथा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा नहीं पाते थे। अब कोई नाई के अगर पैदा हुआ तो नाई है, वह उच्च वर्ण में शामिल नहीं हो सकता था और इस वर्ण को निम्न समझा जाता था। अपनी स्थिति में परिवर्तन न करने के कारण वो लोग इस वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। जनपद महायज्ञों को करने
महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। क्यों? क्योंकि जन होता था वह लोगों का एक समूह है। इस इतने से क्षेत्र के अंदर युद्ध करता था वह राजा होता था, लेकिन अब उसका क्षेत्र बड़ा हो चुका था। युद्धवश में युद्ध के माध्यम से अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। इतने बड़े क्षेत्र के कारण उस क्षेत्र को जनपद कहा जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। हमने देखा था कि मत्स्य महाजनपद है, मत्स्य जनपद आदि जनपद है। चित्रित दूसर पात्र, ये क्या है? चित्रित दूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। राजा जब अश्वमेध यज्ञ किया करता था तो उस दौरान उसके कई सगे संबंधी और मेहमान आते थे, तो उन्हें इन पात्रों के अंदर भोजन कराया जाता था ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। पुरातत्व वेदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगी खेड़ा इनमें प्रमुख है। जो जनपद थे उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतिरंगी खेड़ा। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। क्योंकि खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनसे पता लगा है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? कहने को तो गेहूं का उत्पादन हो चुका था, जौ का था, चावल का था। हमें कुछ फसलें जैसे कि सरसों, गन्ना, तिल, धान, दालें आदि थी जो अध्याय 3 में नहीं थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर यानी कि सलेटी रंग के होते थे, थोड़े से काले। कुछ लाल रंग के होते थे। इन प्रस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसर पात्र कहा जाता है। चित्रित दूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पात्र है वह दूसर रंग का है तथा उसके चित्र बनाए गए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों में है। महाजनपद, जनपद देखो, जन होता है वह छोटा सा होता है, उससे बड़ा होता है वह जनपद होता है, उससे भी बड़ा कोई है तो उसे कहा जाता था महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। जैसे कुल मिलाकर तो वैसे तो बाद में तो 11 जनपद हुए, लेकिन कुछ जनपद है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था मगध महाजनपद। उसके आसपास के जनपदों की बात करें तो वैशाली महाजनपद, वज्जी महाजनपद, अंग महाजनपद, उज्जैन जिसकी राजधानी अवंती हुआ करती थी या अवंती हुआ करती थी, तक्षशिला, गांधार, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल। ये कुरु प्रदेश जहाँ पर पांडव और उनके मध्य युद्ध हुआ था, कौरवों के मध्य युद्ध हुआ था। हस्तिनापुर इस कुरु की राजधानी बनी। बाद में पांचाल, जहाँ से पांचाली आई थी अर्थात अर्जुन की पत्नी आई थी। ये कौशल महाजनपद और ये कौशाम्बी महाजनपद आदि महाजनपद दिखाए गए हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते होंगे। राजधानी है, राजधानी के चारों ओर बाउंड्री बनाई गई है, कितनी ऊंची बनाई गई है तो उसमें डन भी लगता था। ये डन भी पता था कि वह राजा कितना प्रभावशाली है, कितना समृद्ध है। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, क्योंकि किलेबंदी की जाती थी। अब इस किलेबंदी के अंदर जो लोग रहते थे उन पर नियंत्रण करना और इस क्षेत्र के अंदर नियंत्रण करना आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजनाएं की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री और पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, क्योंकि उनका क्षेत्र था, उस क्षेत्र की सुरक्षा करनी थी, इसलिए राजा सेना रखते थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। क्योंकि नियमित वेतन दिया जा रहा है, इसलिए कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों
आज सिक्के क्या होते हैं तो जिन्हें पीट कर धातु धातु होती है उसे पीट कर बनाया जाता है उन्हें आज सिक्के कहा जाता है। पृष्ठस्वराज्य का चित्र को देखो, कौशाम्बी के रूप में होता था कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अध्याय में पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से इस प्रकार बनते। ऋग्वेद के अंदर जो राजा होते थे वे युद्ध लड़ते थे तो केवल जमीन के लिए, गायों पशुओं की रक्षा करने के लिए आदि के लिए लड़ते थे। जबकि महाजनपद के अंदर जो राजा होते थे वे अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए लड़ा करते थे, तो अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखते थे, समूह में रहते थे। जबकि ऋग्वेद के ना कोई सेना रखते थे, ना वो समूह में रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग राजा बन सकते थे, वंशानुगत भी नहीं था। जबकि महाजनपद के अंदर वंशानुगत राजा बनने लगे। ये कौशाम्बी के किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में यह ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। कर तो राजा नियमित सेना रखते थे, उसे कर देते थे, उसे वेतन देते थे। नियमित सेना रखते थे और उसे वेतन देते थे और ये वेतन होता था वह 8 सिक्कों के रूप में दिया जाता था। और ये सिक्के कहाँ से मिलते थे तो राजा कर वसूला कर कर वसूलना प्रारंभ कर दिया कर मतलब राजाओं ने कर वसूलना प्रारंभ कर दिया था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले राजा सिर्फ पहाड़ पर रहते थे, लेकिन अब जब वो बड़े-बड़े किले बनाने लगे, महल बनाने लगे, लोगों को अपनी सेवा के अंदर रखने लगे, सेना रखते थे, तो उन्हें वेतन देने की आवश्यकता पड़ती थी। उपहार पर निर्भर न रह करके उन्होंने लोगों अर्थात अपने साम्राज्य के लोगों पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया और वो कर वसूलने लगे। कर किस प्रकार के वसूले जाते लगाए जाते थे तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि जमीन उपजाऊ होती थी और फसल उगाई जाती थी। क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे और अधिकांश लोग कृषक थे। प्राय उपज का 1/6 भाग छवा जो भाग होता था यानी कि फसल कुल उत्पादित हुई है 100, उसका 1/6 भाग अर्थात यानी कुल उत्पादित हुई है 600, तो उसका 1/6 भाग अर्थात 100 रुपए कर के रूप में वसूले जाते थे। निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। कर का ये जो हिस्सा होता था इसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए गए थे। अर्थात कर सिर्फ पैसे या उपज के आधार पर ही नहीं लिया जाते थे, श्रम के आधार पर भी लिए जाते थे। कोई कारीगर है, कारीगर पर कर लगाया गया है तो उस कारीगर को अपना श्रम दान करना पड़ेगा। राजा के द्वारा कुछ निर्माण कार्य होंगे जो वह कारीगर मुफ्त में करके जाएगा। जैसे कि बुनकर, लोहार और सुनार राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों अथवा उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। जो लोग पशु पालते थे उन्हें पशु के द्वारा उत्पादित की गई चीज़ें देनी पड़ती थी। दही, छाछ, घी आदि उत्पादित करनी पड़ती थी। कोई आदि उत्पन्न करके उन्हें कर के रूप में देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों और उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। सामान खरीदा है उस पर भी कर दो, सामान बेचा है उस पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी अर्थात शिकारियों को भी कर देने पड़ते थे। शिकार करके लाए हो तो आधा हिस्सा राजा को मिलता था। आखेटक खास ग्राहक राजा को क्या देते होंगे? आखेटक ने शिकार किया किसी हाथी का, हाथी से प्राप्त हुआ हाथी दांत, दांत होता था तो दांत की तो कोई वस्तु बना कर दो या दांत राजा को दो। किसी चीता या किसी बाघ का शिकार किया तो बाघ की खाल जो राजाओं को अधिक पसंद आती थी वो देते थे। कृषि में परिवर्तन हुए। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल होता था उसके जो फाल होते थे के जो फाल होते थे वह किसके बनने लगे? लोहे के बनने। कृषि में क्या-क्या परिवर्तन हुए? इस युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। पहले जो हल होते थे, उनके जो फाल होते थे, वो लकड़ी के बनाए जाते थे। ज़मीन के अंदर अंदर तक नहीं जाते थे। लेकिन अब जब जो लकड़ी के फाल थे, वह लोहे के बनाए जाने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे ल लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत
ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेती मजदूर मजदूर जिन्हें कमक्कार कहा जाता था, वे करते थे। दो परिवर्तन, एक परिवर्तन ये कि लोहे का जो फाल था वह लोहे का बनने लगा और दूसरा लोग अब बीज छिड़कने के बजाय डायरेक्ट धान के पौधे तैयार करते थे और उन पौधों को उसके अंदर बो देते थे। इससे पैदावार अधिक हुई, पर इसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी और ये मेहनत दास, दासी, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर कमक्कार करते थे। क्या तुम बता सकते हो राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? राजा प्रोत्साहन इसलिए देते होंगे क्योंकि राजा जितना ज़्यादा फसल उत्पादित होगी, कर का भाग उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए राजा इन्हें परीक्षण देते थे। सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, जो महाजनपद थे उनका सूक्ष्म निरीक्षण, यानी उनके अंदर क्या-क्या थे, क्या चीज़ें थी। जैसे पहला महाजनपद था मगध। मगध हमने देखा था कि मगध मगध कहाँ पर है? तो मगध है यहाँ पर, जो वर्तमान में बिहार, पटना है, वो वहाँ पर पहले था मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ये नदियां जब इस क्षेत्र से होकर बहती थी तो लाभदायक क्या था? तो इनसे यातायात यानी कि जल परिवहन होता था, जल वितरण होता था, जल को खेतों में बांटा जाता था, उनसे सिंचाई की जाती थी, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे, प्लास्टिक की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। शक्तिशाली जो लोग होते हैं शक्तिशाली क्षेत्र से आते हैं, वो क्षेत्र ही शक्तिशाली था क्योंकि वहाँ पर पानी था, वो उपजाऊ थे, उपजाऊ जमीनें थी, परिवहन के साधन थे, एक भाग जंगल से भरा हुआ था, इसलिए हाथी वहाँ से प्राप्त होते थे, जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उनको खिसकाने में काम लिया जाता था। इसके अलावा एक क्षेत्र था, वहाँ पर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, जिनसे विभिन्न औजार बनाए जा सकते थे। ये मगध में तो बहुत शक्तिशाली शासक है, बिंबिसार और अजातशत्रु, जिसे जिसे अजातशत्रु भी कहा जाता है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए। इसी महापद्म नंद का बेटा था धनानंद। धनानंद वही धनानंद जिसने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उन्होंने अपने नियंत्रण महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। यानी जो पहले राजधानी थी वो थी राजगृह, इसे राजगीर कहा जाता है वर्तमान में, और फिर पाटलिपुत्र जिसे पटना कहा जाता है वो राजधानी बनाई गई। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मैसेडोनिया भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर यहाँ से जीता 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 जो सिकंदर था वह व्यास नदी के तट पर पहुंचा, लेकिन उसके सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि मगध के पास बहुत बड़ी सेना है, उसके पास हाथियां हैं, पैदल सैनिक हैं और अत्याधुनिक हथियार भी हैं। इसकी वजह से उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इन सेनाओं और ऋग्वेद में लिखित सेनाओं के बीच में क्या अंतर होता है? ये सेनाएं होती थी वह संगठित होती थी तथा नियमित होती थी। इनमें सैनिक होते थे वह निश्चित वेतन पर कार्य करते थे, निश्चित वेतन पर कार्य करते थे तथा अपने राजा के प्रति वफादार होते थे, जो कि ऋग्वेद में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऋग्वेद के अंदर जो सेना नायक होते थे उनमें यदि वो शक्तिशाली हो जाते तो वो भी राजा बन सकते थे। दूसरा महाजनपद है वज्जी। वज्जी में महाजनपद कहाँ पर है?
तो आप देखोगे कि मगध महाजनपद के बगल में वज्जी महाजनपद है, उसके नीचे अंग महाजनपद है, मगध के ठीक ऊपर वैशाली महाजनपद है। तो वज्जी महाजनपद, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ क्या होते हैं? तो गण गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा, अर्थात गण तो होते हैं जिसमें कई सदस्य शामिल हैं, और उनका क्या था? संघ था, यानी गणों का संघ था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर वे बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में स्थान नहीं ले सकते थे, यानी सिर्फ वो गण के सदस्य होते थे वही इनमें हिस्सा लेते थे। गण का सदस्य नहीं बनाया जाता, स्त्रियों को, दास और कमक्कार इन मजदूरों को नहीं बनाया जाता था। बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, अर्थात वैशाली जिनकी राजधानी थी उससे संबंधित थे, और जो गण होते थे उन्हीं के पुत्रों में से कुछ थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु, जिसे अजातशत्रु भी कहा जाता है, वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवाद तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बुद्ध ने कहा था, यदि ये सब चीजें वज्जी संघ में हो रही हैं, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अजात शत्रु ने इन्हीं को कमजोर करने की कोशिश की ताकि वज्जी संघ कमजोर हो जाए। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबियों, संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने और जाने की कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये कुछ चीजें थी जिनके माध्यम से वज्जी संघ मजबूत बना रहेगा। यदि इनमें से कोई कम होता है तो आप वज्जी संघ को जीत सकते हैं। बुद्ध ने ये बातें कही। वज्जी संघ अन्य महाजन से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बनाओ। पहला अंतर तो ये था कि वहां पर एक राजा का शासन नहीं था। वे लोग संघ में रहा करते थे और उन्हीं में से प्रत्येक स्वयं राजा था, यानी कि कई राजा मिलकर शासन करते थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हर अध्याय के अंत में अन्यत्र, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा था उस समय काल के दौरान, अन्य दुनिया के अंदर किसी जगह हमारे समकालीन क्या घटना घटित हो रही थी, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। अन्यत्र एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। आप एटलस देखना, एटलस के अंदर मैसिडोनिया, जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन के दक्षिण दिशा के अंदर हमें दिखाई देंगे यूनान और एथेंस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जिसका राज्य प्रमुख होता है वह वंशानुगत ना होकर वंशानुगत नहीं होता है, वह राज्य गणतंत्र होता है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, अर्थात दासों को नागरिकता नहीं दी गई थी। जो दास नहीं थे और 30 साल से ऊपर थे उन्हें नागरिकता दी गई थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। हमने बात की नागरिक कौन थे, तो 30 साल से ऊपर के लोग थे जो दास नहीं थे, वो इन सभाओं के अंदर आते थे। ये सभाएं 40 बार एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर 40 बार बुलाई जाती थी।
शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों और दासों को तो नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों की स्थितियां यहाँ भी दयनीय थी। व्यापारियों, शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे, अर्थात विदेशियों को नहीं मिलते थे, महिलाओं को नहीं मिलते थे तथा दासों को नागरिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते। एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था। हम कह सकते हैं कि जनतंत्र था, लेकिन पूर्ण रूप से जनतंत्र नहीं था। कुछ लोगों को जो थे नागरिकता के अधिकार नहीं दिए जाते थे। उपयोगी शब्द थे राजा, जो कि उसे नेतृत्व करते थे, वर्ण व्यवस्था, जो कि धर्म के आधार पर तय की गई थी, जनपद थे, जो जन थे वे बड़े होकर जनपद बन गए, जनपद का बड़ा रूप महाजनपद बन गया, महाजनपदों की चारों के लिए बंदी की जाने लगी, उनकी रक्षा के लिए सेना रखी जाती थी, उस सेना को वेतन देने के लिए कर लगाए गए और कृषि के अंदर कैबिन परिवर्तन, पौधरोपण आदि, गण अथवा संघ और प्रजातंत्र आदि थे। सही और गलत बताओ। असल में एक घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, नहीं सारथी नहीं करता था, पुरोहित करता था। सारथी तो उसकी गुणगान करता था। पुरातत्व वेदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि महलों के अवशेष मिले। चित्र दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था, संभवतः रखा जाता होगा। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। ये राजधानी ही किलाबंद हुआ करती थी, नगर थे वह किलाबंद नहीं हुआ करते थे। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।